हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जनन पढ़ते हैं। ये जनन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और टॉपिक भी है। यदि आप क्लास 10th और 12 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें बहुत ही अच्छे से हम इस कुछ टॉपिकों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसका शुरुआत है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जनन। जनन क्या होता है? तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें प्रत्येक जीव, इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो जनन करके यानी अपने संख्या में लगातार वो वृद्धि करते हैं। तो जीवों का एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया होता है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनन एक समस्त जीवों का प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव जो होते हैं वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं अब और अपने संख्या में वो लगातार वृद्धि करते हैं। इसी को हम लोग जनन कहते हैं। यदि आप क्लास 10th और 12 के हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें और पूरे अंत तक इस वीडियो को देखें, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जनन समझ में है कि जनन एक प्रक्रिया होता है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। अब बात आता है कि ये जनन क्यों जरूरी होता है। तो कोई भी जीव ये नहीं चाहता है कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए, चाहे वो पेड़ पौधा हो या कोई जानवर हो या कोई भी जीव जंतु, चाहे वो जल में हो, थल में हो या कहीं भी रहने वाले, कोई भी जीव ये नहीं चाहता है कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए। इसलिए वो लगातार जनन करके अपने संख्या में वृद्धि करता है और अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी तक बनाए रखता है। और जो जीव अपना जनन करना छोड़ देगा उसका अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जनन जो होता है वो जरूरी होता है। कोई भी जीव है, जैसे गाय, जानवर हो गए, जानवर कोई भी जानवर है, उसको अपने संख्या में लगातार वो वृद्धि करता है। उसको पता है, जानवर को छोड़िए, इंसान को पता है कि अगर हम पैदा लेंगे यानी जो भी हम संतान जो उत्पत्ति करेंगे उसको एक ना एक दिन मरना है, फिर भी वो जन्म करता है अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि जनन क्यों जरूरी है। तो आप बताइए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव यह नहीं चाहता है कि हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए, इसलिए वो जनन करेगा और अपने संख्या में लगातार वृद्धि करता है। इसीलिए जनन जरूरी होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आपको आगे बताएंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 शब्द को लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ शब्द जैसे एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, यानी कि वैसा जीव जिसके पास एक ही लिंग होता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कि जिसमें एक ही लिंग होता है, यानी कि जनन करने के लिए दोनों लिंग का होना बहुत ही जरूरी होता है। यदि जनन करना होगा तो दोनों लिंग का होना, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें लिंग दोनों एक ही में प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, तो उससे हम लोग द्विलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे द्विलिंगी का मतलब वैसा जीव जिसके पास दोनों लिंग एक ही में होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में जब होगा तो वो द्विलिंगी जीव कहलाएगा। और एक लिंगी जीव यहाँ पे बात करेंगे तो एक लिंगी जीव जो होता है जिसमें एक ही लिंग होता है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी नर और मादा दोनों बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य मेल और फीमेल अलग, गाय, भैंस, हाथी, शेर, चिड़िया जो भी है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग आपको दिखाई दे, तुरंत आप बताएंगे कि वो एक लिंगी जीव है। और जिसमें दोनों लिंग एक ही में प्रेजेंट होता है, दोनों लिंग एक ही में होता है, उसको हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछता है तो ये बताएंगे आप केचुआ जो होता है ना,
केंचुआ के आगे वाला जो भाग होता है वो मेल और फीमेल जो होता है वो पीछे होता है। यानी कि केंचुआ में मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, इसलिए इसको हम लोग द्विलिंगी या इसको उभयलिंगी के नाम से भी जानते हैं। जोंक हो गया, जोंक भी एक लिंगी दो लिंगी होता है, उसमें भी नर और मादा दोनों एक ही में प्रेजेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लिंगी और द्विलिंगी जीव क्या है। वैसा जीव जिसमें एक ही लिंग होता है उसे एक लिंगी यानी कि नर अलग और मादा अलग। जैसे एग्जांपल मनुष्य, जानवर, जिसमें आपको जिस जीव को यदि आप देखते हैं और मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आपको दिखाई दे, तुरंत आप बताएंगे कि वो एक लिंगी है। और द्विलिंगी जीव जिसमें दोनों लिंग एक ही में अगर आता है तो उसको हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। अगर उदाहरण पूछता है, एग्जांपल पूछेगा तो आप केंचुआ और जोंक बता देंगे। फिर यहाँ पे हम जनक की बात करते हैं, पेरेंट्स, जनक, जिससे जन्म होता है। जनक हम लोग का भी जनक कोई है, हम लोग के माता पिता से हम लोग जन्म लिए हैं, तो इसलिए हम लोग के जो माता पिता है वो हम लोग के जनक हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जनक से ही उत्पन्न होते हैं। जनक ही उसको उत्पन्न करने वाला होता है, और जनक से जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग संतान बोलते हैं, चाहे आप बच्चा बोलिए, है ना। तो वैसा जनक किसे कहते हैं, तो जिससे किसी जीव का जन्म होता है उसे हम लोग जनक कहते हैं। और संतान, जनक से उत्पन्न संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आपको चार जो ये शब्द था इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं जनन के प्रकार। तो जनक ऐसे दो ही प्रकार के, लेकिन यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है कायिक जनन जिसको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो आइए हम लोग अब इसको बारी बारी करके अलैंगिक जनन, ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसमें केवल अलैंगिक जनन को ही एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग लैंगिक जनन और कायिक जनन जो होता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में मात्र हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो 5 प्रकार से ऐसे माना जाता है ना, जिसमें हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। पहला हम लोग देखते हैं विखंडन, यानी कि विखंडन मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, एक से टूटकर 2 या 2 से अधिक हो जाना, इसको बोलते हैं विखंडन होना या खंडित हो जाना या टूट जाना। ठीक ना, तो ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है विखंडन, फिजन। तो इसमें एक ही जनक से खंडित होकर 2 या 2 से अधिक संतान की उत्पत्ति होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन जनन कहते हैं। द्विव या विखंडन, विखंडन में होता है टूटना। तो जैसे एग्जांपल पूछ लिया कि आखिर ये विखंडन जनन जो होता है वो किसमें होता है, तो ये किसमें हो सकता है, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, जीवाणु, यूग्लिना, ये सब में कौन सा जनन होता है, विखंडन जनन होता है। अब ये विखंडन जनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक द्विखंडन बाइनरी फिजन होता है, और एक होता है बहुखंडन द्विखंडन। द्विखंडन मतलब द्वि मतलब होता है 2, खंडित मतलब होता है टूटना, यानी कि जनक जब 1 से 2 ही टूटता है तो इसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है बहुखंडन। बहुखंडन मतलब 1 से बहुत सारा टूट जाना। जब 1 से 2 ही बनेगा तो वो द्विखंडन होगा, और 1 से जब 2 से ज्यादा जब बन जाता है 3, 4, 5, 6 तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। तो देखिए द्विखंडन जो होता है ये एक कोशिकीय जीवों में, जैसे यहाँ पे द्विखंडन बाइनरी फिजन जो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और ईस्ट, इसमें कौन सा जन्म, तो द्विखंडन। देखिए आप एक बात को याद रखेंगे, कभी भी आपसे अलैंगिक जनन का परिभाषा या डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है, बट ये पूछा जाता है कि द्विखंडन के द्वारा यानी कि विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उदाहरण आपको याद रखना है। यदि आप उदाहरण याद रखते हैं तो फिर आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये उदाहरण जो बता रहे हैं, एग्जाम्पल जो बता रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। देखिए ये अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, हमने बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में कि अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता, वो अनिश्चित आकार का होता है।
देखिए ये अमीबा है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये आगे को बढ़ता है और ये क्या होता है ना, बीच से यहाँ देखिए यहाँ पे ये बीच से टूटना सिकुड़ता है और सिकुड़ने के बाद से एक से यहाँ पे देखिए एक से यहाँ पे कितना हो गया है, दो हो गया, यानी कि बीच से टूटता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उस आधा पार्ट इसमें जाता है और आधा इसमें चला जाता है। तो देखिए एक से कितना बन गया, दो बना। जब एक से दो ही बनेगा तो ये द्विखंडन कहलाएगा, है ना। उसी तरह से यूग्लिना में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। अच्छा, अब बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन जो होता है ना वो किसमें होता है, एक से बहुत खंडों में टूट जाना, ये बहुखंडन कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, हम लोग को जो मलेरिया रोग जो होता है ना, मलेरिया, वो मलेरिया हम लोग को इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार के प्रोटोजोआ है, जो कि मच्छर जो होता है ना, मादा एनोफिलिस जो मच्छर होती है उसी के डंक के नीचे ये प्लाज्मोडियम चिपका हुआ होता है। अब वो मादा एनोफिलिस मच्छर जैसे ही डंक को हमारे मांसपेशियों के अंदर धंसाता है तो उसके डंक के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी संख्या यानी बहुखंडन जन्म करता है। ये बहुत फास्ट जन्म करता है, 1 से 2, 2 से 8, 8 से 20, 20 से 100, ऐसे बहुत फास्ट ये गुणन करता है, जन्म करेगा। और जन्म करने के बाद अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता है और हम लोग को ये मलेरिया रोग से ग्रसित कर देता है। तो आप लोग ये मत याद रखिए कि ये आप मत बोलिएगा कि मलेरिया जो होता है ना मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर जो होता है हमारे शरीर में इस प्लाज्मोडियम के लाने का काम करता है। अब मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। फिर ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आया कहाँ से, तो वो मादा एनोफिलिस मच्छर हमारे शरीर में लेकर आती है, याद रहेगा। तो प्लाज्मोडियम में कौन सा जन्म होता है, बहुखंडन। आप जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होता है उसमें बहुखंडन ही होता है। अच्छा, अब दूसरा नंबर ये था विखंडन, दूसरा है मुकुलन, बर्डिंग। तो वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जनक के धरातल से मुकुल या कलिका, पचकी, पेड़ पौधा को देखते होंगे ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें से पचकी कलिका निकलता है, नया नया कलिका निकलेगा धरातल से। यही जो होता है आगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा फूटने से निकलता है, यहाँ पे देखिएगा कि वैसा अलैंगिक जनन जिसमें जनक के धरातल से मुकुल या कलिका फूटने या निकलने से होता है। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो ये देखिए, ये मुकुलन जो होता है ये एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। एक कोशिकीय जीव पूछता है यूनिसेलुलर, तो आप ईस्ट बताइए। देखिए ईस्ट का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए एक ईस्ट है और ये ऐसे धरातल से इसके कलिका निकला हुआ है, इसमें से ये निकला हुआ है और यही खंड होगा। ये पार्ट यहाँ से टूटता है और टूटने के बाद एक पार्ट ये नया ईस्ट बनाएगा, ये भी नया बना लेगा, ये भी, यानी कि इसका जितना पार्ट्स है ना ये खंड होगा, टूटेगा और टूटने के बाद से ये नया नया, यानी कि यहाँ से टूटा तो एक नया ईस्ट बनाएगा, यहाँ से टूटेगा तो एक नया बनाएगा, इधर से टूटेगा तो वो नया, यानी कि एक से बहुत सारे कलिका निकलता है, उससे अब बहुत सारे ईस्ट का निर्माण हो जाता है, यानी कि जन्म हो जाता है। तो ईस्ट के द्वारा ईस्ट में कौन सा जन्म होता है, तो आप बताएंगे मुकुलन जन्म होता है बहुकोशिकीय जीव में, यानी कि यही मुकुलन बहुकोशिकीय। जैसे हाइड्रा है, ये हाइड्रा देख रहे हैं, हाइड्रा का डायग्राम ये यहाँ से एक कलिका यहाँ से निकलेगा, ये कलिका यहाँ से निकलता है और ये कलिका आगे चल के और डेवलप होगा और ये और आगे डेवलप होगा, ये टूट जाता है और टूटने के बाद से यही जो होगा एक अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। यानी कि हाइड्रा एक ही था और एक ही से टूट कर एक ये अलग हाइड्रा निकल गया और ये एक अलग हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा, यानी 1 से 2 बन जाएगा। तो ये क्या है, मुकुलन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। इसमें 3 नंबर ये क्वेश्चन, 3 नंबर ये है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में क्या होता है, ये भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन ही होता है। बीजाणु जनन में जिसमें जनक में बहुत सारे बीजाणुधानी का निर्माण होता है ना, इसमें जनक में बीजाणुधानी का निर्माण होता है और यह बीजाणु अलग होकर बहुत से संतान की उत्पत्ति कर लेता है। यानी कि इसमें बहुत सारा बीजाणु बनता है और बीजाणु बनने के बाद हवा के झोंका से ये टूटता है और टूटने के बाद ये किसी दूसरे जगह पे जाता है और दूसरे जगह पे जाने के बाद से उसमें ढेर सारा संतान की उत्पत्ति करता है। ये यानी ये किसमें होता है, तो ये कवक होगा, शैवाल होगा और जीवाणु में होता है। इसके जनक में जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल
एक कवक जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया था इसी कवक से बनाया गया था। सबसे पहले जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसी पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है इससे एक प्रकार के दवा पेनिसिलिन बनाया था, जिसको एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक ये पेनिसिलिन है, इसी से बनाया गया था कवक से। ये कवक जो होता है ना ऐसे, इसके ऊपर बहुत सारा स्पोर बनता है। स्पोर मतलब इसमें बहुत से बीजाणुधानी का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब वो बीजाणुधानी किसी कारण से टूटता है और टूटने के बाद दूसरे जगह पे जाके बहुत से कवक, शैवाल और जीवाणु का निर्माण करता है। तो यानी इसमें भी क्या होता है, नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या हुआ, कवक, शैवाल और जीवाणु में कौन सा जन्म, बीजाणु जन्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपखंडन, ये इसका पुनर्जनन के नाम से, रीजनरेशन जो होता है लास्ट है। इसमें जनक के किसी भी भाग से किसी कारण से टूटता है और टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अब वो टूटा हुआ भाग पुनः से विकसित करके नए नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। फिर से आप सुने कि रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन मतलब पुनः जन्म, यानी कि इसमें जनक के शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और टूटने के बाद टूटा हुआ जो भाग होता है पुनः से विकसित करके नए नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसमें जीवों के शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटा हुआ भाग पुनः विकसित कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया किसी कारण से टूटता है, टूट के 1, 2, 3, 4 भाग में होता है और होने के बाद से ये टूट कर एक से कितना बना लिया, 2। तो ये भी तो जनन है ना, एक से जब जनक नए नए संतान की उत्पत्ति करे इसी को तो जनन कहते हैं। फिर यहाँ पे स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा भी है, इसमें से भी टूटता है और टूटा हुआ भाग जो होता है पूरे नए नए संतान की उत्पत्ति कर लेता है। तो अलैंगिक जनन आपको समझ में आया कि अलैंगिक जनन एक प्रकार का ऐसा जनन होता है जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया आपको कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन का हमने प्रकार बताया हुआ है, आप वीडियो को स्किप करके पीछे करके पुनः आप देखें, इसको बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।